नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम कल जो हमारा क्लास में रह गया था भाग उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कल की क्लास में हमने विटामिन पर चर्चा की थी, आज की क्लास में वही पोषण का जो भाग रहा है हमारा अगला, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो कल विटामिन पर चर्चा की वो पोषण का ही एक अंग है। पोषण का मतलब वह पोषक पदार्थ जो हमें क्या करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर की उपपचय क्रियाओं में हमारा सहायता करते हैं, शरीर के विकास और वृद्धि में सहायता करते हैं, विभिन्न बीमारियों से हमें क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। वो सब हमारे लिए पोषक पदार्थ कहलाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण क्या है कि पोषण हमें कल भी हमने चर्चा की कि विटामिन भी क्या है, हमारे लिए पोषक पदार्थ है, क्योंकि वो भी हमारी उपपचय क्रियाओं को संचालित करने में हेल्पिंग पदार्थ के रूप में काम कर रहा है। तो वैसे ही याद रखें, पोषण क्या है, पोषण भोजन से प्राप्त होता है और भोजन से प्राप्त होकर उसका उपयोग किसमें किया जाए, जैविक क्रियाओं में। जैविक क्रियाएं मैंने आपको बताया, जैविक क्रिया मतलब जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिनसे हमारे शरीर के विभिन्न अंग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे हृदय धड़क रहा है भाई, फेफड़े अपने कार्य कर रहे हैं, रक्त का परिवहन हो रहा है, हम किसी भी कार्य बोल पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ये सब जैविक क्रियाएं हमारे शरीर में। कोई अगर उंगली कट जाए, कहीं से कोई चीज हमारी क्या हो जाए, सर्जरी होती है तो हमारे टांगे फिर से भर आते हैं, हमारी उंगली कट जाती है तो फिर से घाव भर आता है, तो वो निर्माण हो जाता है। विकास, जैसे हम छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हुए, हमारी लंबाई में, हमारी शारीरिक वृद्धि में, हमारी मानसिक स्थिति में भी क्या होता है, बदलाव होता है। उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म, कि कैसे पदार्थों का पाचन हो रहा है, कैसे उसका स्वांगीकरण हो रहा है, उपयोग हो रहा है, ये सब कार्य हमारे कौन करते हैं, पोषक पदार्थ। तो पोषण क्या है, एक तरीके से जो हम खाना खाते हैं उस खाने से हमारी जैविक क्रियाओं करने के लिए, मतलब शरीर के वृद्धि विकास के लिए क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। शरीर वृद्धि विकास के लिए हमें जो मुख्य पदार्थ है, प्रोटीन है, जैसे कि वसा है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि विटामिन है, कल हमने विटामिन पर विस्तार से चर्चा की थी। तो ये खनिज लवण है, ये सब हमारे लिए किस में आते हैं, पोषण। वो हमें जैविक क्रियाओं के संचालन में ही नहीं बल्कि हमें विभिन्न बीमारियों से बचाने में भी हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो सबसे पहले पोषण कितने प्रकार के होते हैं, हमने पोषण देख लिया। पोषण मतलब भोजन प्राप्त करना, भोजन प्राप्त करना या आहार लेना, और उस आहार या भोजन जो हमने प्राप्त किया उसका उपयोग किसमें करना, जैविक क्रियाओं में करना है, वही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि सर आहार का मतलब क्या, हमने पानी टिक्की खा ली या हमने कोई ऐसा गरिष्ठ पदार्थ खा लिया, गरिष्ठ नहीं जिसका कोई शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। तो हमारे अंदर जो सेल्स है, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के अंदर राइबोसोम है, सेल्स के अंदर डीएनए है, सेल्स के अंदर विभिन्न प्रकार के हमारी कोशिका के अंग है, वो समझ जाते हैं कि उन्हें प्रोटीन किस पदार्थ से मिलेगा, उन्हें भाई कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा, ऊर्जा किससे मिलेगी। तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए कामगार नहीं होते हैं, ना तो शरीर के विकास के लिए, ना वृद्धि के लिए, ना मदद, पूरे शरीर क्या करता है, अपने बाहरी क्षेपण कर देता है। मतलब जो बढ़िया आता है उससे वो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है। तो याद रखिए, पोषण का अर्थ ये नहीं है कि हमने ठूस ठूस कर कुछ भी खा लिया, वो हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं आने वाला। तो सिर्फ पेट भरना है ना, कि पेट भर लिया बस अकेला। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बच्चे बचपन में ऊर्जा से युक्त, प्रोटीन से युक्त पदार्थ नहीं ले पाते, इसलिए उनको क्या हो जाता है, उनका वृद्धि विकास हो जाता है, ना उनका शारीरिक विकास हो पाता, ना मानसिक विकास हो पाता। उनका पेट फूल जाता है, हाथ पैर दुबले पतले हो जाते हैं, या कई बच्चे वजन बहुत हो जाता है, हाइट कम रह जाती है। तो इसके पीछे क्या कारण है, ये इसी को हम कुपोषण कहते हैं। इसके पीछे कारण है कि आहार की पर्याप्त जानकारी ना होना और पर्याप्त मात्रा में आहार न लेना, और सबसे बड़ी हमारे देश की समस्या जो है वो गरीबी है। तो गरीबी और भुखमरी और बेरोजगारी के कारण हमारे देश में कई बच्चों को संतुलित आहार, जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में वह पोषक पदार्थों, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन, जिसकी सहायता से उस व्यक्ति के शारीरिक और जैविक क्रियाओं का सुचारू रूप से संचालन हो सके, अर्थात उस व्यक्ति की जो मानसिक शारीरिक जो स्थिति है उसमें वृद्धि और विकास हो सके। परंतु जब वह पर्याप्त मात्रा में गरीबी के कारण, आय कम होने के कारण और अब अस्वच्छता के कारण वो क्या नहीं कर पाता, जब पर्याप्त मात्रा में आहार नहीं ले पाता, और शिक्षा के कारण उसे जानकारी नहीं रहती उसके परिवार वालों को क्या बच्चों को खाना खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, तो बच्चे बचपन में ही कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और कुपोषण के कारण भारत में हमने देखा है कि मौत तक हो जाती है ना। और भारत सरकार पोषण अभियान चला रहा है, कुपोषण को मिटाने के लिए मिड डे मील अभियान चला रहा है, और राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं जिसके माध्यम से कुपोषण को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। और भारत ने लक्ष्य भी रखा है, हम जल्दी से जल्दी भारत को कुपोषण से मुक्त कर ही लेंगे, और कर ही लेंगे, क्योंकि गरीबी में भी हमारे देश में बड़े स्तर पर कमी आई है, रोजगार के नए सृजन हो रहे हैं, उद्यमिता और स्टार्टअप को बल मिल रहा है, और सरकार आगे आकर लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दे रही है, स्वरोजगार के लिए, उद्यमिता के लिए
यूनिट लगाने के लिए, इकाई स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान कर रही है। तो आने वाले समय में हमारा देश जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा उसे पूरा करेगा, वैसे ही कुपोषण भी हमारे देश से बाय बाय टाटा हो जाएगा। याद रखिए, पोषण आपको समझ में आ गया होगा। जो हम खाना खाते हैं उसमें देखिए कि पर्याप्त मात्रा में वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन है कि नहीं है। तो फिर आप क्या कीजिए, उनको क्या कीजिए, आप लीजिए उनको। नहीं लेंगे तो वो आपके शरीर में क्या करेंगे, बीमारियां पैदा करेंगे, आपके शरीर को आलसी बनाएंगे, विकृत कर देंगे, कुपोषण कर देंगे। तो याद रखें कि आपको लोगों को बताना है कि भैया खाना ठूस ठूस के नहीं खाना, हमें खाना वो खाना है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि खाना हम खा तो लेते हैं पर ये नहीं देखते कि भैया खाने में हमने वो उपयोगी पदार्थ खाए कि नहीं खाए, जिसके लिए हमारे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हो। बोलिए, प्रकार कितने होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। आप सबको पता है, स्वपोषी मतलब स्वयं का पोषण करते हैं। अर्थात जैसे कि हम देखें कि पेड़ पौधे, कभी पेड़ पौधों को आपने देखा है कि भैया मुझे यार 2 रोटी देना है ना, या मुझे यार थोड़ा सा आप खाने के लिए भोजन देना, नहीं, वो खुद भोजन अपना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से पेड़ पौधे लेते हैं और जड़ों से जो पानी लेते हैं H2O से ही वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे हम स्टार्च कहते हैं, मंड कहते हैं, या हम इसे कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद स्वपोषी के बाद विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी मतलब परजीवी, विषमपोषी मतलब जो भोजन अपना दूसरों से ग्रहण करे। विषमपोषी को मतलब कि दूसरों पर निर्भरता अपने भोजन के लिए। जैसे कि मानव है, हम क्या हैं, शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी है और सर्वहारी भी है। हम सभी प्रकार के पोषण में आते हैं, हमें जो मिल जाए वो निपटा लेते हैं, है कि नहीं। तो शाकाहारी गाय, शाकाहारी जैसे कि गाय शाकाहारी होती है, विषमपोषी है, वो अपने भोजन स्वयं नहीं बनाती। कभी गाय को खाना बनाते हुए देखा है आपने कि गाय खाना बना रही है? नहीं नहीं, गाय स्वयं में खाना नहीं बनाती, वो कहीं पेड़ पौधों को खाना पड़ता है उसको। शेर है, शेर को आपने स्वयं में खाना बनाते नहीं देखा, वो सूर्य के प्रकाश में धूप, जादू की तरह जादू, ऐसा नहीं कि वो खाना बना रहा हो, वो उसे भी क्या करना पड़ता है, तो मांसाहारी जो भी जीव जंतु उन पर निर्भर रहना पड़ता है। मानव आपने कभी देखा होगा किचन में खाना बनाता है, पर वो स्वयं में खाना नहीं बनाता। याद रखना, स्वयं में मतलब वो ऐसा नहीं कि उसने ऐसे जादू किया और बन गया खाना, नहीं, उसे क्या करना पड़ता है, बाहर से गेहूं है, चावल है, दाल है, ये सब लाना पड़ता है, फिर साग सब्जी भाजी सब लानी पड़ता, तब वो खाना बनाता है। अगर ये सब ना हो तो वो खाना नहीं बनाएगा। आदि मानव आपको पता है खाना बनाने के लिए खाना कहाँ बनाता था, वो तो जंगली जानवरों पर निर्भर रहता था। जैसे जैसे कृषि का विकास कर लिया, गेहूं जौ और अनाज का उत्पादन तो आज हमको खाने लगे, नहीं पहले जंगली जानवरों का शिकार करके ही उनका क्या करता था, भोजन के रूप में उपयोग करता था, उन्हीं से वो पोषण प्राप्त करता था। या पशु पक्षियों को मारना, या वो क्या करता था, जो हमारे पास जो मत्स्य पालन है उससे अपना भोजन प्राप्त करता था, मछलियों से, मछलियों का शिकार करके। तो मानव में हमें पोषण पढ़ना है। याद रखना, परजीवी कौन होते हैं, हम भी परजीवी है, अमरबेल परजीवी है ना, जो पेड़ पौधों पर रहती है कि नहीं। मच्छर परजीवी है, दिन भर हमारे आसपास भटकते रहते हैं, हमें खाते पीते रहते हैं, है ना। कवक मृतोपजीवी मतलब सड़े गले पदार्थ है, आपने देखा होगा टमाटर सड़ जाता है, कभी हमारे घर में सब्जी सड़ जाती है, फंगस लग जाती है उसमें, हम देखते हैं अरे राम क्या हो गया, ये कितना बेकार हो गया, फंगस लग गई, तो वो कवक है, उसको फंगस मतलब कवक लग गई है। वो कवक जो वहां मौजूद थी उसी ने उससे अपना पोषण प्राप्त किया है, वो खाना खा रही है कवक, है ना, और उसे हम कह रहे हैं कि कितना गंदा हो गया। कवक का वो भोजन है भाई। शाकाहारी आप जानते ही, गाय है, दिन भर आपने देखी होगी आसपास। शेर आपने देखा ही है कि नहीं, सामना हुआ हुआ कई बार शेर से आपका, है कि नहीं। शेर हम खुद हैं और मानव सर्वहारी है। तो मानव की पोषण की प्रक्रिया में पढ़नी है। तो पोषण हमारा कहाँ से प्रारंभ होता है, मुंह से। जैसे मुंह में खाना जाता है वैसे ही मुंह में लार होती है, और लार में एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, लार के एंजाइम भोजन के पाचन में हमारे पोषण में सहायता प्रदान। सबसे पहले जो लार के एंजाइम होते हैं वो हमारे मुंह में जो स्टार्च गया है, मंड गया है, जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया उसका विघटन करना प्रारंभ कर देते हैं, उसमें जो बैक्टीरिया उसे खत्म करने का प्रयास करते हैं। फिर यही हमारे पाचन की अगली क्रिया क्या होती है, अंतर्ग्रहण के बाद पाचन आमाशय में होता है। आमाशय में आप सबको पता है कि हमारे जो पेट है उसमें HCl होता है, पेप्सिन और रेनिन होता है। ये क्या करते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करते हैं, साथ में पदार्थ को अम्लीय बना देते हैं ताकि उसमें जितने भी बैक्टीरिया हो, जीवाणु, वो सब नष्ट हो जाए। इसके बाद भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में भोजन जाने के पश्चात वहाँ अग्नाशय रस, यकृत रस, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम मिलते हैं, साथ में रस मिलते हैं, जो भोजन के पाचन में क्या करते हैं, भोजन को और अच्छे से विघटित कर देते हैं। वसा को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, खनिज लवणों को तोड़ते हैं, क्योंकि भोजन के पाचन का मतलब है जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना।
क्योंकि कोशिका को नहीं पता कि आपने रोटी खाई है, कि आपने गुलाब जामुन खाया है, कि आपने अचार खाया है, कि आपने दही वड़ा खाया है, क्या खाया है। कोशिका को कोई मतलब नहीं है, कोशिका को तो मतलब है उसके पास ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा कि नहीं, वहाँ डीएनए जो मौजूद है, आरएनए जो मौजूद है, राइबोसोम जो मौजूद है, उन्हें ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन उनके पास अमीनो अम्ल आया कि नहीं, फिर वो प्रोटीन बनाएंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया को ये नहीं पता होना चाहिए कि अरे रोटी खाई कि नहीं खाई, इसने कितनी रोटियां खाई, अरे इसने पानी टिक्की पी कि नहीं की, दही बड़ा, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप क्या ठूस रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या निपटा रहे हो दिन भर। उन्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन मिला, अमीनो अम्ल जैसे ही गया वो राइबोसोम तुरंत समझ जाएगा कि प्रोटीन बनाना चालू कर दो, डीएनए समझ जाएगा प्रोटीन बनाना चालू कर दो, माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे ग्लूकोज मिला बिगठक करके ऊर्जा देना चालू कर दो। याद रखें, और उन्हें ये सब नहीं मिलेगा तो वेस्टेज के रूप में वो क्या करेंगे, इनको सबको बाहर निकालेंगे कि चलो बाहर निकलो। अब बाहर निकलो तो बाहर जो बड़ी आंत से जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर आ जाता है ना। तो याद रखें, अवशोष जब हमारा पाचन हो जाता है, भोजन पच गया है, तो उसमें जो मुख्य पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण, विटामिन, उनका अब क्या होता है, अवशोषण होता है। तो हमारे शरीर में आपको सबको पता ही रक्त है, रक्त में आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, रक्त क्या करता है, उन सब पोषक पदार्थों को, इन सब पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेता है, कंजर्स अवशोषित। अब अवशोषित कर लिया तो अवशोषित कर लिया तो रक्त हमारे शरीर में पूरे में फैल रहा है, तो वो भोजन को क्या करेगा, पूरे शरीर में फैलाएगा, ऐसे ले जाएगा और पूरे शरीर में फैला देगा, पूरे शरीर में फैला देगा। तो शरीर के विभिन्न अंग जो है वो अब क्या करेंगे, उनका उपयोग करेंगे, उंगलियां उपयोग करेंगे अपने विकास के लिए, मस्तिष्क उपयोग करेगा अपनी ऊर्जा और अपने मानसिक वृद्धि विकास के लिए, मतलब वही जैविक क्रियाओं के लिए, कि कहीं उंगली कटी है तो उसका निर्माण करेंगे, यही तो उसी को कहते हैं स्वांगीकरण। अर्थात जो रक्त ने पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन क्या किए, अवशोषित किए हैं, उन्हीं का शरीर विभिन्न जगह पर रक्त के द्वारा पहुंचा कर रक्त उनको विभिन्न अंगों में पहुंचा देगा और अंग उनका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। अब हम कई बार ये कहते हैं कि ये जो बच्चा है वो दुबला पतला है, इसको भोजन अंग नहीं लग रहा है, अंग भोजन तो खा रहा है वो ठूस ठूस के, अंग क्यों नहीं लग रहा, कि भाई भाई साहब अंग भी लग रहा है, क्योंकि रक्त अवशोषण भी करेगा, स्वांगीकरण की भी क्रिया करेगा। परंतु बात यह है कि उस भोजन में पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं है बच्चों, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन नहीं है, खनिज लवण नहीं है, तो आप कितना भी खा लो उससे कुछ होना नहीं है। इसलिए डॉक्टर साहब क्या लिख देंगे उस बच्चे के लिए कि भैया इसको पर्याप्त मात्रा में भोजन दो, अर्थात भोजन में पोषक पदार्थ दो, क्योंकि पाचन तो हो रहा है, पेट बिल्कुल सही है, अवशोषण तो होगा ही होगा छोटी आंत में, स्वांगीकरण भी होगा, बाकायदा अंगों के द्वारा उपयोग भी होगा उसका, परंतु उसमें वो तो हो, पोषक तत्व तो हो, पोषक तत्व ही नहीं है तो अंगों का विकास कैसे होगा, वृद्धि कैसे होगी। तो बच्चा कैसा रह जाएगा, ठिगना रह जाएगा, बच्चा दुबला पतला रह जाएगा, बच्चे का ना शारीरिक मानसिक विकास होगा, बच्चा चिड़चिड़ा रह जाएगा, ना पढ़ाई में मन लगेगा और ना पढ़ पाएगा, ना शारीरिक रूप से मानसिक रूप से विकसित हो पाएगा। तो वो जनसंख्या के लिए, हमारे देश के लिए एक बड़ा क्या बन जाएगा, समस्या बन जाएगी, बताइए, एक बड़ा भार बन जाएगा। और वही मानव संसाधन बन सकता था। तो हमारे लिए पोषण बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि पोषण होगा तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे, पोषण होगा तो हमारे शरीर का विकास हो पाएगा, हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, हमें आलस, चिड़चिड़ापन और अवसाद जैसी समस्याएं घेर नहीं पाएंगी बच्चों, याद रखना है ना। अगली बात करते हैं भाई, ये पूरा का पूरा हमारा पोषण की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई, ये हमारे पोषक पदार्थ हैं और ये हमारा पोषण है, पोषण के प्रकार भी आपको समझ लिए। तो बताइए बताइए हमने सबसे पहले क्या समझा, बताओ बच्चों, अर्थ समझा, पोषण क्या है, तो पोषण मतलब भोजन प्राप्त करना जिसका उपयोग जैविक क्रियाओं में, जैविक क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता है, तो हमारे विभिन्न कार्य हैं, चलना फिरना, हमारे शरीर के निर्माण है, हमारे शरीर का विकास है और उपापचय क्रियाएं। तो ये 4 से 5 जो जैविक क्रियाएं होती हैं वही क्या कहलाती हैं, हमारे शरीर की दिन भर चलने वाली क्रियाएं। कई शरीर में कोशिकाओं का निर्माण होगा, कई शरीर में कोशिकाएं टूटेंगी, फूटेंगी, नवनिर्मित होंगी, है ना। तो ये सब क्या जैविक क्रिया। तो पोषण कितने प्रकार के बच्चों, मैंने भी बता दिया कि बताइए बच्चों कितने प्रकार के, स्वपोषी और आपके विषमपोषी। तो 2 प्रकार के, स्वपोषी मतलब पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते, वो स्वपोषण कहलाएंगे, विषमपोषी मतलब हमें और हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं वो सब विषमपोषी हैं, अर्थात वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कवक हैं, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, अमरबेल है, मच्छर है, वो आप देखेंगे मच्छर हमारे हमसे पोषण प्राप्त करता है और अमरबेल पेड़ पौधों से प्राप्त करती है। शाकाहारी लोग, गाय है वो पेड़ पौधों के पत्ते खाकर और घास खाकर, मांसाहारी है शेर है,
सर्वहारी मनुष्य है, तो मानव में हमने पोषण भी देख लिया, पोषक पदार्थ भी देख लिए। कल हमने विटामिन पर विस्तार से चर्चा कर ली कि हमने एमसीक्यू भी देख लिए थे। अब आ जाइए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे। सबसे पहला पोषक ये किससे बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। क्योंकि बच्चों याद रखें, मेरे पास छोटा ही बोर्ड है, संसाधन कम है, पर नॉलेज की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे कम संसाधनों में ही आपको मैं ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दे सकूं। इसलिए मैं बोर्ड पर थोड़ा पास पास लिखता हूँ, क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है। और हमें कभी भी संसाधनों के लिए नहीं रोना है। जितने भी संसाधन है उन्हीं से हमें लड़ जाना है, और जो भी हमारे पास है उसी के आधार पर हमें संघर्ष कर जाना है। और ये बात पक्की है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चे हृदय से मेहनत कर रहा होता है, उसको सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलती है, और आपको पक्का सफलता मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहला पोषक पदार्थ, जिसका नाम हमने क्या दे दिया? कार्बोहाइड्रेट दे दिया। जो हमें क्या मिलता है? जैसे कि गेहूं खा लें हम, चावल का मतलब गेहूं ना खाएं, गेहूं का आटा खा लें, जीरा राइस खा लें, है ना, चावल वगैरह हम खा लें, फल फूल खा लें, पत्तियां नहीं मतलब हम सब्जियां खा लें, तो इन सब से हमें क्या मिलता है बच्चों? इन सब से हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्लूकोज कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। और इसका सूत्र भी आप चाहो तो CnH2nOn होता है। एन की वैल्यू जितना रखोगे, मतलब कि कार्बन कितने 6 और कार्बन कितने, ऑक्सीजन कितने 6 और हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन दुगने होते हैं, है ना। इससे मिलकर क्या बनता है? ये कार्बोहाइड्रेट बनता है। याद रखना, हमने क्या खाया? हमने गेहूं खा लिया। गेहूं में होता है स्टार्च। स्टार्च मतलब पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। अर्थात कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 3 प्रकार, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट का एक अणु हो, उसे मोनोसैकेराइड। तो इसका उदाहरण क्या होगा? ग्लूकोज। डाइसैकेराइड जिसमें कार्बोहाइड्रेट के कितने अणु हो? 2, तो ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या बनाएगा? माल्टोस। और जिसमें माल्टोस माल्टोस मिलाकर बहुत सारे अणु बन जाए तो उसे स्टार्च कहते हैं। तो बच्चों हम गेहूं वगैरह खाते हैं, क्या खाते हैं बच्चों? गेहूं है, हम चावल है, उसमें बहुत सारे क्या रहते हैं? पॉलीसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट के अणु रहते हैं। हमने खा लिए, तो खा के हम चबाएंगे, चबाएंगे तो हमारे माल्टोज बनेगा। टूटेगा स्टार्च किसमें टूटेगा? माल्टोज में। और माल्टोज किसमें टूटेगा? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज टूटकर हमारी कोशिका के किसके पास जाएगा बच्चों? हमारा शरीर किससे बना है? कोशिका से। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में इसका क्या होगा? विघटन। और विघटन से बच्चों हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा। और याद रखें, 1 ग्राम ग्लूकोज से हमें कितनी एनर्जी प्राप्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी। ये प्रश्न आपको दिमाग में रखना है। 1 ग्राम ग्लूकोज के विघटन से हमें 4.2 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। याद रखें, जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया खुश हो जाएगी कि आ गया ग्लूकोज, अब मैं इसे तोड़ूंगी, और तोड़ेगी और ऊर्जा बनाएगी एटीपी के रूप में। और वह ऊर्जा जब हमें प्राप्त होगी, तो हम ऐसे सुस्त पड़े हुए थे, तो हम ऐसे तन के खड़े हो जाएंगे, चलो दौड़ो, क्योंकि हमारे शरीर को क्या मिल गया? ग्लूकोज। जब हमें भूख लगती है, तो हमारा शरीर कांपने लगता है, भोजन दो, भोजन दो। माइटोकॉन्ड्रिया चिल्लाती है, ग्लूकोज दो, ग्लूकोज दो, ताकि वह ऊर्जा बना सके। अब माइटोकॉन्ड्रिया को तुम ग्लूकोज नहीं दोगे, भोजन को नहीं निपटाओगे, नहीं खाओगे, तो कैसे काम चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया को? माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज का विघटन नहीं कर पाएगी, ऊर्जा नहीं बना पाएगी, हमारा शरीर काम ही नहीं करेगा। इसलिए जब खाना नहीं मिलता है, तो हम मायूसी की शक्ल बना के ऐसे घूमते रहते हैं, अरे कोई तो कहीं से खाना मिल जाए, ताकि हमारे शरीर का क्या हो जाए? संचालन हो जाए। हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि ऊर्जा ही शरीर को चला रही है, ऊर्जा तो पूरे ब्रह्मांड को ही चला रही है। हमारी आत्मा भी एक ऊर्जा है, हमारी आत्मा भी सूख जाती है। और कहते नहीं है, भूखे पेट भजन ना होवे। तो बताइए बच्चों, भूखे पेट भजन कैसे करोगे? पहले खाना खा लो, फिर खूब भजन करना, पोषण ले लो। तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हमने देखा, इससे हमें कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है बच्चों? कितनी? 50 से 75%। शरीर की 50 से 75% ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति अकेले कार्बोहाइड्रेट करता है। इसलिए रोटी चावल और साग सब्जी खाने के पश्चात हम तंदुरुस्त हो जाते हैं। याद रखें बच्चों, और याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च है जो कि पॉलीसैकेराइड में आता है, इसी में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और इसी का विखंडन ग्लूकोज में होता है। और यह ग्लूकोज जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाती है? ऊर्जा बनाती है एटीपी के रूप में। अब इसके बाद हमने प्रकार भी देख लिए, और इसका विखंडन भी देख लिया। अब चलते हैं हम वसा पर। वसा भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, बस इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट से क्या रहती है? कम रहती है। मतलब इसमें ऑक्सीजन पर्याप्त रहती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है।
ये बसीय अम्ल होते हैं, ग्लिसरॉल वगैरह जिसे हम कहते हैं, उससे बने होते हैं। ये हमारे शरीर की कितनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करता है? 30%। तो इससे आपको पता चल गया, आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर एग्जाम में कि बताइए शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति अधिकांशतः किन पोषक पदार्थों से होती है? तो उसमें जगह जगह विटामिन और प्रोटीन दिया होगा, वो गलत हो जाएंगे। और क्या सही हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये मुख्य हमारे शरीर के ऊर्जा देने वाले पोषक पदार्थ है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो 30% 1 ग्राम वसा के विघटन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात याद रखें, यहाँ पर हमें 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी मिल रही थी, यहाँ वसा से हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। वसा भी कितने प्रकार की होती है? जैसे कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। वैसे ही वसा भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। ससंतृप्त वसा मतलब कि वो रूम के टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर कैसी अवस्था में रहते हैं? ऐसी वसा युक्त तो ऐसे पदार्थ जो रूम के या सामान्य टेम्परेचर पर या रूम के तापमान पर किस अवस्था में रहे? ठोस अवस्था में। आप अपने घर में देख लो अभी जाके, आपको दिख जाएगा वसा आपकी जो ठोस अवस्था में है, जो हमें पशुओं से प्राप्त होती है। घी से, पशुओं से प्राप्त होती है घी। अभी आप घर में जाके देख लो, घी जमा हुआ मिलेगा आपको सामान्य तापमान पर। जबकि असंतृप्त वसा जो हमें वनस्पतियों से प्राप्त होती है, सरसों का तेल है, सोयाबीन का तेल है, मधुमक्खनी वो क्या बोलते हैं, सूरजमुखी का तेल है, वो सब क्या है? सामान्य ताप पर आपको क्या मिलेंगे? द्रव अवस्था में मिलेंगे, तेल में मिलेंगे बच्चों। तेल आप चले जाओ घर में, तेल को आपको बिल्कुल द्रव अवस्था में मिलेगा, जबकि घी आपको ठोस अवस्था में मिलेगा। गर्म करने पर ही उसका क्या होगा? द्रव बनेगा। अब आ जाइए अगली बात, प्रोटीन। याद रखें, वसा हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को, और हमारी जो खाल है, जो त्वचा है, जिसे स्किन अंग्रेजी में कहते हैं, इसके नीचे वसा पाई जाती है। और ये वसा क्या करती है? हमारी मांसपेशियों को और हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। कोई चोट मोट लग जाए तो वो है गहरी तरीके से चोट न बने, घाव न बने, तो वो चोट से, बाहरी तापमान से, बाहरी जो भी बैक्टीरिया हैं, जो भी बाहर बस चीजें, अगर ये त्वचा पर बैक्टीरिया बैठ जाएगा तो बस ये जो अम्ल है वो उसे खत्म कर देते हैं। तो हमारे लिए वसा बहुत इम्पोर्टेंट है। फैट हमारे लिए महत्वपूर्ण है पर ज्यादा बेकार है, याद रखें बच्चों। प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? तो ये नाइट्रोजन से बनी है। पूछ लेगा कौन सा पदार्थ जो कार्बनिक यौगिकों से नहीं बना? ये सब कार्बनिक यौगिकों से बने हैं। कल हमने पढ़ा था विटामिन भी कार्बनिक यौगिक से बने हैं, पर प्रोटीन कार्बनिक यौगिक से नहीं बना। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनी है, वसा भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, विटामिन भी कार्बनिक यौगिक, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजन से बना है। किससे बना है बच्चों? नाइट्रोजन से बना है। तो कितनी प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है? कितने प्रोटीन से बनता है? तो 20 अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है, और इन्हीं की हमारे शरीर को क्या होती है? इस प्रोटीन की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। 10 अमीनो अम्ल का निर्माण। अमीनो अम्ल का मतलब क्या है? कि जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु से। वैसे ही एक अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है। बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो वैसे ही जैसे कि एक अमीनो अम्ल एक 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 ऐसे 20 अमीनो अम्ल हम अगर जोड़ दें, 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1, आपसे पूछ लेगा कि कितने अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनता है? किससे? मोनो कार्बोहाइड्रेट, एक ग्लूकोज किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है। वैसे ही अमीनो अम्लों से मिलकर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। 20 अमीनो अम्ल से प्रोटीन बना है, और जिसमें कि 10 शरीर बनाता है, और 10 प्रोटीन के अमीनो अम्ल हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। इसके भी प्रकार हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार थे, वसा के 2 प्रकार थे। तो वैसे ही याद रखो, प्रोटीन के कितने प्रकार हैं बच्चों? 3 प्रकार हैं। सरल प्रोटीन वो पूछ लेगा सरल प्रोटीन क्या है? सिर्फ एक अमीनो अम्ल हो, जिसमें कि अमीनो अम्ल की एक अणु हो, उसे जैसे कि ग्लूबिन ग्लू ग्लू ग्लूबिन, जिसमें जो है वो एक अमीनो अम्ल सरल कहलाएगा। संयुगी भी, जिसमें कि अमीनो अम्ल के साथ अन्य पदार्थ भी जुड़ा हो, जैसे कि हीमोग्लोबिन, हीम
प्लस ग्लोबिन, हीम इसमें रंजक जुड़ा हुआ है ग्लोबिन में, तो इसे कहेंगे संयुग्मी, जिसमें कि अमीनो अम्ल के साथ कोई अन्य पदार्थ भी जुड़ जाए। हीमोग्लोबिन जो आरबीसी पर व्युत्पन्न जो विखंडन से बनते हैं, जैसे प्रोटीन के विखंडन से पेप्टोन बनेगा, ये सब व्युत्पन्न क्या कहलाएंगे, आपके प्रोटीन कहलाएंगे। तो प्रोटीन के भी 3 प्रकार, सरल, संयुग्मी और व्युत्पन्न। वसा के भी 2 प्रकार, संतृप्त और असंतृप्त वसा। कार्बोहाइड्रेट के भी कितने प्रकार, 3 प्रकार, मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड। अब आ जाइए खनिज लवणों पर। तो खनिज लवण हमारे लिए सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम नहीं खाएंगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। सोडियम मतलब नमक, NaCl नमक में पाया जाता है। इससे हमारा बीपी, ज्यादा खा लो तो बीपी तेज हो जाता है, कम खा लो तो बीपी लो हो जाता है। इसलिए हमारे तंत्र के आवेग के लिए, बीपी के नियंत्रण के लिए और मांसपेशियों के संकुचन के लिए हमारा खनिज लवण सोडियम होना जरूरी है। पोटेशियम, पोटेशियम भी वही काम करता है, तंत्र और मांसपेशियों के संकुचन का। कैल्शियम जो खनिज लवण है वो हड्डी और बालों को मजबूत बनाता है। फास्फोरस जो है वो क्या करता है, फास्फोरस भी हड्डियों और दांतों के निर्माण में हमारे लिए क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो याद रखें फास्फोरस। आयरन आप सबको पता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में आयरन की कमी से रक्त अल्पता का रोग हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी है। याद रखें जो कैल्शियम है, क्या है कैल्शियम, जिससे कि हड्डी और बाल कमी से झड़ने लगते हैं और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उससे ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बच्चों, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या है, किसकी कमी है, बोर्ड में जगह की कमी है, इसीलिए हम क्या है इसमें लिख नहीं पाए ऑस्टियोपोरोसिस। जबकि फास्फोरस की कमी से आर्थराइटिस रोग हो जाता है। तो भैया हम सबको क्या करना चाहिए, हम सबको क्या करना चाहिए, इन सब का खनिज लवणों का जो है वो क्या करना चाहिए, समय समय पर उपभोग करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं रहेंगे, फास्फोरस नहीं लेंगे तो हड्डी दांत कमजोर हो जाएंगे, कैल्शियम नहीं लेंगे तो हड्डी और बाल कमजोर हो जाएंगे। पोटेशियम और सोडियम की मात्रा के कारण तंत्र काम करना सही से काम नहीं करेगा, मांसपेशियां संकुचित नहीं होंगी, सही से अकड़ जाएंगी और बीपी भी सही से कार्य नहीं करेगा। और आयरन की कमी से आप सबको पता है कि यह थायरॉक्सिन के निर्माण में भी मदद करता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी मदद करता है, बाल नाखूनों के विकास में मदद करता है, मस्तिष्क के विकास में कम। और आप सबको पता है आयरन की कमी से हमें घेंगा रोग भी हो जाता है, आयरन नहीं, आयोडीन की कमी से, है ना। एक और हमारे लिए पोषक तत्व यहाँ पे रह गया है आयोडीन, तो जगह नहीं है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आयोडीन की कमी से, आयोडीन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आयोडीन की कमी से जो है वो घेंगा रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है, और ये भी हमारे लिए बहुत घेंगा रोग हो जाता है, और ये भी हमारे लिए जीवन में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आयोडीन भी। तो पोटेशियम, सोडियम हमने देखा है ना, सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, आयोडीन है, ये सब वो खनिज लवण है जो कि हमें समय समय पर, जिंक भी है जो कि हमें समय समय पर क्या लेने चाहिए, समय समय पर हमें लेते रहना चाहिए, क्योंकि इनकी कमी से शरीर में कई प्रकार के विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं और हमारे विभिन्न शरीर के अंगों के विकास को भी अवरुद्ध बना सकते हैं। तो आज की क्लास हम यही संपन्न करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।